हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम है निशांत और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स। जैसा कि हमने नीट की एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चला रखी थी, जिसमें हम 2005 से लेकर 2023 तक जितने भी नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे थे। इस सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th का थर्ड चैप्टर, मोशन इन प्लेन। ठीक है। इससे पहले हमारे पास ऑलरेडी यूनिट एंड मेजरमेंट और साथ में मोशन स्ट्रेट लाइन की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ में प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है ऑलरेडी, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। आज की इस क्लास में अपन 2005 से लेकर 2023 के जितने भी नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं उस सेशन का पार्ट 1 आज डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल 3 पार्ट में अपन इसका डिस्कशन लेके आएंगे। ठीक है। आज की क्लास में अपन शुरुआत के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो अभी पीडीएफ आप देख पा रहे हो पूरी की पूरी स्क्रीन पे, ये हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स बाय निशान सर पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो पहले आप इस पीपीटी को डाउनलोड करें, ठीक है, और अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करें। उसके बाद सॉल्यूशंस को देखने के लिए अगर आप इसे काम में लोगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए with velocity 20 मीटर पर सेकेंड at angle 60 डिग्री to the horizontal direction। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल को लॉन्च किया है। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट बी ऑफ द पाथ एज शोन द फिगर द वेलोसिटी बी ऑफ द बॉल कितनी होगी, ये टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। सीधा सीधा से स्टैंडर्ड रिजल्ट ही पूछा हुआ है। तो देखो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टिल मोशन में क्या होता है, अगर यहाँ से एक पार्टिकल को अपन यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करें, ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेविटी के अंडर ये प्रोजेक्ट होते हुए यहाँ पर हिट करता है। एक्सीलरेशन होता है केवल वाई डायरेक्शन में, अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन को वाई कह दूँ और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को अगर मैं एक्स मान लूँ, तो एक्सीलरेशन केवल वाई डायरेक्शन में है जी डाउनवर्ड। ठीक है, जी डाउनवर्ड। और हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ हॉरिजॉन्टल में हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल में कितनी होगी हमारे पास, u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी होगी u बाई इक्वल टू u साइन थीटा। अब जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा तो ग्रेविटेशन की वजह से ये रिटार्ड होगा हमारे पास, और धीरे धीरे y कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी का रिड्यूस होता जाएगा। और जब ये टॉप पे पहुंचेगा तो उस टाइम y कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी का जीरो। जब ये टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो y कंपोनेंट तो वेलोसिटी का हमारे पास जीरो हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। लेकिन x कंपोनेंट पे अगर बात करें तो x में एक्सेलरेशन जीरो है, तो x कंपोनेंट हमेशा वेलोसिटी का कांस्टेंट रहेगा। तो टॉप पॉइंट पे पूरी की पूरी जो वेलोसिटी है वो x कंपोनेंट के बराबर होगी, जो कि है हमारे पास u cos थीटा। क्लियर। तो मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन में जो गिवन v है वो केवल ux के बराबर होगा, और u की वैल्यू है हमारे पास u cos थीटा इज द प्रोजेक्शन एंगल 60 डिग्री। तो 20 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 10 मीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसा यूनिट में आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। क्लियर। सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, पोजिशन दे रखी है हमको 40 आई कैप, 2t स्क्वायर जे कैप एंड 5 के कैप, वेयर t इज इन सेकेंड एंड r इज इन मीटर। सब कुछ ऐसा ही यूनिट में है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बतानी है। तो देखो सीधा सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट पूछा हुआ है। देखो पोजीशन अगर टाइम के रेस्पेक्ट में गिवन हो तो पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अपन को क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसी वेलोसिटी पे कमेंट करवाइए। तो सीधे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन कीजिए, 4 कॉन्स्टेंट साथ में रहेगा, टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 साथ में पड़ा रहेगा, टी स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में 2t होता है, 5 कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो मैं कहूंगा वेलोसिटी का जो वेरिएशन है वो टाइम के साथ कैसा होगा, 4i कैप प्लस 4t जे कैप। जेड कंपोनेंट में वेलोसिटी है ही नहीं। अब इसने जो वेलोसिटी पूछी है वो 1 सेकंड पे पूछी है, तो टी की जगह 1 सेकंड रख दीजिए।
तो ये आ गया 4i कैप प्लस 4j कैप। मैग्नीट्यूड अगर निकालें 1 सेकेंड पे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर से ट्वाइस ऑफ 4 का स्क्वायर, या बोल दो 4√2 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी होगी। अगर वेक्टर ड्रॉ करें, x कंपोनेंट इसका अगर तुम देखो तो 4 है, y कंपोनेंट भी कितना है 4, तो रिजल्टेंट एग्जैक्ट बीच में आएगा 4√2 x एक्सिस से 45 पर। तो करेक्ट आंसर होगा 4√2 एट 45, थर्ड ऑप्शन हमारे पास। क्लियर। अगर आपको ये बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन की वीडियो हमारा जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट है ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल्स के नाम से, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स के नाम से ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, वहाँ सारे के सारे मैथमेटिकल टूल्स, डिफरेंशिएशन इन ग्राफ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, सारे के सारे कवर किए गए, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है विद वेलोसिटी v वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, कमेंट करवाइए कि क्या होगा। देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा होता है, ठीक है। ध्यान देना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अगर स्पीड पे मैं कमेंट करूं तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी इधर, यहाँ वेलोसिटी इधर, मैग्नीट्यूड भले ही सेम है बट डायरेक्शन लगातार चेंज होने की वजह से मैं कहूँगा वेलोसिटी जो है वो क्या होगी हमारे पास, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड साथ में उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट है बट डायरेक्शन वेरिएबल है, इसलिए वेलोसिटी गारंटेड नॉन यूनिफॉर्म होगी, वेरिएबल होगी। क्लियर। साथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैं एक्सेलरेशन पे कमेंट करूं तो इसमें केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जिसकी वैल्यू होती है v स्क्वायर बाई रेडियस। अब v कांस्टेंट है, नो डाउट स्पीड कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो गया एक्सेलरेशन का, बट ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा हमेशा, तो डायरेक्शन लगातार देखो वेरी कर रही है, या डाउनवर्ड सेंटर की तरफ, या राइट में सेंटर की तरफ, या अपवर्ड सेंटर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे अगर कमेंट की जाए तो भले ही इसका मैग्नीट्यूड तो नो डाउट कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, बस की डायरेक्शन लगातार वेरी होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या हो गया हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से टेंजेंशियल तो जीरो ही हो गया, तो नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल के ही बराबर हो जाएगा, जो कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के दोनों ही क्या होंगे हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, p इज नॉट अ कांस्टेंट, a इज नॉट अ कांस्टेंट, 4 ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार कल से अपन कंटेंट आज का जो टॉपिक है वो रिवाइज करते हैं एक बार जरा। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मैं जनरल सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ। सर्कुलर मोशन में देखो लगातार वेलोसिटी तो नो डाउट चेंज होगी क्योंकि पार्टिकल लगातार मुड़ेगा, तो वेलोसिटी वेक्टर तो कभी भी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, गारंटेड वेरिएबल हो। क्लियर। साथ में सेंटर के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर की अगर बात करूं तो पोजीशन वेक्टर भी लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, तो पोजीशन भी वेरिएबल, वेलोसिटी भी वेरिएबल, तो मोमेंटम p इक्वल टू एम बी भी वेरिएबल। अब फोर्स पे कमेंट करते हैं। तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम होता है पार्टिकल की स्पीड को चेंज करना, तो टेंजेंशियल होता है द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। क्लियर। अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा तो सपोर्ट करेगा वेलोसिटी को, और अपोजिट में होगा तो अपोज करेगा। सेंट्रीपिटल का जो वैल्यू होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर वाई आर, और इसका काम होता है पार्टिकल को घुमाना। अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो गारंटेड तो एसी होगा ही होगा, और उसकी डायरेक्शन लगातार सेंटर की तरफ होने के लिए बदलती जाएगी, तो एसी नॉन यूनिफॉर्म होगा, एटी भी लगातार बदलेगा, अगर होगा तो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो दोनों का वेक्टर सम भी लगातार बदलता जाएगा। कैसे बदलेगा, यहाँ एसी मान लो इधर एटी हुआ तो इधर ए आ जाएगा नेट, इस पॉइंट पे देखो तो इधर एसी सेंटर की तरफ अलोंग द टेंजेंट एटी, तो इधर हो जाएगा ए, तो ए देखो तो लगातार बदलता जाएगा हमारे पास, तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। कुल मिला के ध्यान से देखो तो कोई सा ही पोजीशन वेक्टर, कोई सा ही लीनियर वेक्टर देख लो, इन सब में से पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, फोर्स वेक्टर, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी गारंटेड नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो ये सारे के सारे लीनियर वेक्टर जो है वो क्या होंगे, गारंटेड नॉन यूनिफॉर्म होंगे इन सर्कुलर मोशन। सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल किधर होगा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन? ध्यान देना, एंगुलर वेक्टर की बात कर रहा है। तो जब एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो वेलोसिटी तो होती है उसकी टेंजेंशियल, तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट के अलोंग दिखाई दे रहे हैं यही इसकी डायरेक्शन है। लेकिन एंगुलर वेक्टर्स की जो डायरेक्शन निकाली जाती है वो राइट एंड थंब रूल से निकाली जाती है। आप जो रोटेटिंग इफेक्ट है, जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर है रोटेटिंग, आप रोटेटिंग इफेक्ट में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कीजिए तो थंब एक डायरेक्शन बताएगा। जैसे मान लो अगर ओमेगा होता हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड के फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करोगे तो थंब आउटवर्ड डायरेक्शन देगा। अगर ओमेगा होगा क्लॉकवाइज, ओमेगा अगर क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड के फिंगर्स को क्लॉकवाइज कर्ल कराओगे तो थंब देगा इनवर्ड डायरेक्शन। तो थंब से अपन को क्या होती है, एक्सल वेक्टर की डायरेक्शन पता लग जाती है। तो अगर पार्टिकल हमारे पास यू एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, तो आप एंटी क्लॉकवाइज में अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए तो थंब देगा आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये इस एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन दे देगा अपन को, इस एक्सिस के अबाउट इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी अल्फा की, जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है। तो अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, अलोंग द रेडियस नहीं होगा, अलोंग द टेंजेंट भी नहीं होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन यस, अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से रेडियली आउटवर्ड भी नहीं होगा, एक्सियल वेक्टर है, ये किधर होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उम्मीद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन एट अ स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, कि ये हॉरिजॉन्टल है और यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी 280 मीटर पर सेकंड से एक बुलेट को हॉरिजॉन्टल से थीटा इक्वल टू 30 पे लॉन्च किया गया। तो इस तरीके से ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आगे बढ़ेगी। और आपसे पूछा था मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बुलेट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में यू इनिशियल वेलोसिटी थीटा प्रोजेक्शन एंगल है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो लगा टाइम है यहाँ से यहाँ तक, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, वो होता है यू साइन थीटा अपॉन जी। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। फिलहाल सीधा सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो आप वैल्यू रख दीजिए इसमें। u की वैल्यू है 280, तो इसका स्क्वायर कर दिया, फिर 30, साइन 30 की वैल्यू रखेंगे 1/2 आएगा, उसका स्क्वायर कर दिया, अपॉन में 2, जी की वैल्यू 9.8 काम में लेनी है। सॉल्व करते हैं इसे ज़रा, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया 280 इंटू 280 अपॉन में 9.8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये हो गया 4, 4 से ये जाएगा 70 टाइम्स, ये हो गया 2, 2 से ये जाएगा 140 टाइम्स। तो ये वैल्यू आ रही है 0.09800 अपॉन में 9.8, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1000 मीटर। तो मैक्सिमम 1000 मीटर की हाइट तक वो बुलेट जो है वो जाएगी, 1 किलोमीटर जाएगी। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ball is projected with velocity 10 second at angle of 60 डिग्री with vertical direction। ध्यान देना, यहाँ जो एंगल दिया है वो अपन को वर्टिकल से दिया है, कि बॉल को वर्टिकल से 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से। तो हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्शन एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब क्या कहा है, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी बताइए। फिर से वही सीधा रिजल्ट हो गया हमारे पास कि टॉप पॉइंट पे y कंपोनेंट तो वेलोसिटी का 0 हो जाता है, केवल पूरी वेलोसिटी x कंपोनेंट के ही बराबर होती है। और x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u cos थीटा इज द प्रोजेक्शन एंगल। यहाँ पर u sin थीटा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया, ये x कंपोनेंट हो गया। अब y वे कंपोनेंट तो 0 हो गया डिक्रीज होकर, बट x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से हमेशा कांस्टेंट होगा। तो x कंपोनेंट तो आप कहीं भी देख लीजिए u cos थीटा ही आएगा। तो टॉप पॉइंट पे पूरी वेलोसिटी केवल x कंपोनेंट के बराबर हो गई, u cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 5√3 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी और स्पीड होगी एट टॉप पॉइंट हमारे पास 5√3। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A cricket ball is thrown by a player at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड in direction 30 डिग्री above the horizontal। अगेन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन कि क्रिकेट बॉल को ग्राउंड से इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है और हॉरिजॉन्टल से ही एंगल दे रखा है 30 डिग्री। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग द मोशन बतानी है, जी की वैल्यू 10 दे रखी है। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ध्यान देना या थीटा प्रोजेक्शन एंगल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल से लिया जाता है ना। वैल्यू रखिए, यू की वैल्यू है 20 साइन 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 10। तो 20 से तो एक 20 गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर करोगे 1/4, तो ये आ गया 5 मीटर। ये बॉल जो है वो मैक्सिमम 5 मीटर की हाइट तक जाएगी। करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि एक कार है हमारे पास, एक कार, और ये t इक्वल टू 0 सेकेंड पे रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट t इक्वल टू 4 सेकेंड अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार। अब जब ये चलती गई तो 4 सेकेंड पे यहाँ कहीं पहुंच जाएगी। अब देखो इसका कुछ एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इक्वेशन मोशन लग सकती है। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास कितनी, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी से 20 मीटर पर सेकेंड इस टाइम इसकी वेलोसिटी हो। अब इस टाइम किया इसकी विंडो, क्या किया, इसकी विंडो से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। क्लियर। तो अगर अपन मान लो हम खुद रेस्ट पे खड़े हुए हैं और हम एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, तो हमारे हैंड की वेलोसिटी, हम रेस्ट पे है तो 0 है, तो वेलोसिटी बॉल को भी कितनी मिलेगी, 0। ये फ्री फॉल करती हुई गिरेगी। लेकिन अगर मान लो एक पर्सन जो है वो भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और अब बॉल को रिलीज करे, तो वो पर्सन 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, ये पर्सन 10 मीटर पर सेकेंड से आगे भाग रहा है, तो इसके हाथ में जब तक बॉल होगी वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रही होगी, और जैसे ही ये इसको रिलीज करेगा तो वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगी और 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल रिलीज होगी। कुल मिला के इतना कहना है मेरा कि जब भी एक मूविंग बॉडी से एक पार्टिकल को रिलीज किया जाता है तो मूविंग बॉडी की वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है थ्रू द पार्टिकल, बट एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है ना, याद रखना। क्योंकि एक्सेलरेशन तो फोर्स से डिसाइड होगा कि ड्रॉप करने के बाद फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मूविंग बॉडी से जब पार्टिकल रिलीज किया जाएगा तो बॉडी की वेलोसिटी पार्टिकल को मिल जाएगी। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे ही जब कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, उस टाइम अगर बॉल को रिलीज करोगे तो जो कार की वेलोसिटी है भाई किसकी वेलोसिटी हो जाएगी, बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी। तो जो बॉल है, बॉल जो है उसकी इस टाइम वेलोसिटी वही हो जाएगी जो कार की वेलोसिटी है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। और अब केवल केवल ग्रेविटी के अंडर ये मोशन कर रही होगी। अब बोला क्या, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो बताइए t इक्वल टू 6 पे बॉल के बारे में डाटा बताइए क्या होगा। तो 6 सेकंड पे अगर अपन देखें तो देखो t इक्वल टू 4 पर सिनेरियो देखना, उस टाइम बॉल की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, हाइट से इसको रिलीज किया, ग्रेविटी नीचे अपना काम करेगी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। तो बोला t इक्वल टू 6 सेकंड पे क्या होगा, तो ये बॉल यहाँ आ गई होगी। अब देखो x में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो x में वेलोसिटी का कंपोनेंट तो चेंज होने वाला है नहीं, वो तो 20 ही रहेगा। बट y में तो ग्रेविटी अपना काम करेगी, तो मैं कहूँगा y में वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, पहले तो इंटरवल देखिए जरा, बॉल को रिलीज करने से लेके यहाँ तक पहुँचने में हमारे पास टोटल 2 सेकंड्स लगे हैं। तो टाइम इंटरवल इज द 2 सेकंड। और v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है उनमें हर जगह t इंस्टेंट नहीं इंटरवल होता है, या बोल दो टाइम ऑफ जर्नी होता है। तो यहाँ टाइम ऑफ जर्नी 6 नहीं, इस बॉल के लिए गिराने के बाद का टाइम ऑफ जर्नी जो है दैट इज 2 सेकंड। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन में 2 सेकंड रखूंगा। तो बॉल 2 सेकंड तक गिरी है, तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी वाई इक्वल टू यू वाई इनिशियली रिलीज, इनिशियली वाई में वेलोसिटी तो कितनी थी 0, क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी x में थी, तो यू वाई तो हो गया 0, ए वाई हो गया g डाउनवर्ड, डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया,
टाइम ऑफ जर्नी इज द 2 सेकेंड्स नॉट 6। तो y कंपोनेंट आ जाएगा माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस बता रहा है कि नीचे की तरफ डायरेक्शन है, तो मैं कहूँगा 6 सेकंड पे जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 6 सेकंड पे इसका x कंपोनेंट होगा 20, y कंपोनेंट भी 20 होगा, रिजल्टेंट एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दैट इज ट्वाइस ऑफ 20 का स्क्वायर, या बोल दो 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो जब 6 सेकंड पे इसको देखा जाएगा बॉल को, तो इसकी रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड होगी। एक्सेलरेशन केवल ग्रेविटी के अंडर है तो होगा एक्सेलरेशन इसका g के बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है। वेलोसिटी इज 20√2 एंड एक्सेलरेशन इज 10। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की है, टेक्स अ टाइम कैपिटल टी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, कि एक पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है आर रेडियस में, मैं उसकी स्पीड मान लेता हूँ यू है, और कॉन्स्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो हर बार इसको हर लूप से कवर करने में एक सेम ही टाइम लगेगा, और वो टाइम पीरियड क्या लिखा जा सकता है, एक साइकिल में चली हुई टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर। अब आगे पहले चलो यहाँ से मैं इनिशियल वेलोसिटी u निकाल लेता हूँ, तो वो हो जाएगी 2 पाई r अपॉन ई अपॉन टाइम पीरियड। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड, सेम u से ही प्रोजेक्ट किया है, एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। अब बोला कि सेम यहाँ से जो u आया है उसी u से अपन ने हॉरिजॉन्टल से थीटा पे इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट इक्वल्स 4r। तो इसने इस टाइम जो मैक्सिमम हाइट अटेंड की है वो उस रेडियस की 4 टाइम्स है, तो थीटा पूछा है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और मैक्सिमम हाइट दे रखी है 4r, रखते हैं जरा वैल्यू। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 8gr अपॉन में यू स्क्वायर, तो 8gr अपॉन में यू स्क्वायर, यू की वैल्यू यहाँ से रख दो, यू की वैल्यू यहाँ से रखोगे तो यू स्क्वायर करना है, तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा आया है, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, कैंसिल करते देखो कुछ हो रहा हो तो, 4 से गया 2g बन गया हमारे पास, फोर से गया 2 टाइम्स जी, एक आर से एक आर कैंसिल, तो नीचे बन जाएगा आर पाई स्क्वायर, तो 2g अपॉन में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर की पावर हाफ, ये आ गया साइन थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2g t² अपॉन में पाई स्क्वायर आर का पावर हाफ। वैसा देखो कोई ऑप्शन है क्या, साइन इनवर्स दो जगह है, 2g t² पाई स्क्वायर आर, यही हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 9th का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ तो वैसे भी देखो 2 नहीं है, ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, हालांकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो एक क्वेश्चन मेरा टिक कर गया, एक क्वेश्चन से एग्जैक्ट ऑप्शन मैच कर गया, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अगर मेरे को कॉस में भी कन्वर्ट करना होता इसको, तो मैं क्या करता, साइन थीटा मेरे को पता ही है, तो यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रिप्लेस करता, कॉस थीटा निकालता, फिर चेक करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम रूफ टॉप्स ऑफ टू बिल्डिंग्स 100 मीटर अपार्ट एंड ऑफ द सेम हाइट 200 मीटर। क्वेश्चन ने कहा है कि 200 मीटर की दो हमारे पास बिल्डिंग है, और दोनों के बीच का गैप है वो है 100 मीटर, और दोनों के ही टॉप से अपोजिट डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली इनको फायर किया गया। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिल मोशन के क्वेश्चन हुए, सेम वेलोसिटी से फायर किया गया है, तो बताइए कब मिलेंगे और कितनी हाइट पे मिलेंगे ग्राउंड से। तो देखो ये हमारे पास ग्रेविटी इस पे भी अपना काम करेगी, ग्रेविटी इस पे भी अपना काम करेगी। मैं सारा क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम देखें तो ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिल मोशन करते हुए यहाँ आ जाएगा, और ये भी एज इट इज सिमेट्री से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिल मोशन करते हुए यहाँ आ जाएगा, और ये कोलाइड कर जाएंगे। और आपसे ये हाइट पूछिए कि कितनी हाइट पर और कितने टाइम पे कोलाइड करेंगे।
तो मैं एक्स और वाई दोनों में मोशन को अलग अलग पढ़ लेता हूँ। देखो दोनों का ही एक्स में एक्सीलरेशन तो 0 है, तो टी टाइम में ये वाली बुलेट चलेगी 25t और ये वाली बुलेट भी कितना चल जाएगी 25t। 25t दोनों का अगर मैं सम करूं तो ये टोटल सेपरेशन हो जाएगा दोनों के बीच में 100 मीटर। तो यहाँ से 50t इक्वल टू आ गया 100। 2 सेकंड लगेंगे इनको कोलाइड करने में। तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ से दोनों को फायर किया गया और यहाँ ये t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे कोलाइड करेंगे। अब ऐसी भी दो ऑप्शन है, आगे पढ़ते हैं। अब बोला कितनी हाइट पर कोलाइड करेंगे, तो पहले देखो जरा किसी भी एक पर फोकस कर लो। मैं यहाँ देखता हूँ तो 2 सेकंड में कुछ हाइट गिर जाएगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर, ये हाइट निकालते हैं। तो 2 सेकंड में इस बुलेट का वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई है 0, हाफ ए वाई की वैल्यू डाउनवर्ड में -10, टी की वैल्यू 2, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 20 मीटर। तो ये बता रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट 20 नीचे की तरफ है, मतलब दोनों के दोनों जो बुलेट्स है वो 20 मीटर नीचे आई है। तो ये ग्राउंड से कितनी हाइट हो जाएगी, 200 माइनस 20 से 180 मीटर। तो मैं साफ साफ कह सकता हूं कि 2 सेकंड में ये ग्राउंड से 180 मीटर की हाइट पर कोलाइड करेंगी। करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा। When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept an angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane। क्वेश्चन समझना कि ये एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, कोई फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी, थीटा इसका प्रोजेक्शन एंगल है। अब इसके बॉटम से अगर मैं मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको u वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट करूं तो ये जो डिस्टेंस चल रही है ऊपर दैट इज x। एक बार जरा इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। इसका मास है m, ठीक है। तो फोर्स अगर देखे जाए इस ब्लॉक पर, नीचे लग रहा होगा mg, इधर नॉर्मल, इसको मैं वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस मान लो। दिस इज एंगल थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा। तो एम जी का इधर कंपोनेंट आ जाएगा एम जी कॉस थीटा और इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा। अब ये जो ब्लॉक है वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर तो मोशन कर नहीं रहा है, केवल अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ही मोशन कर रहा है, जो कि फोर्स है एम जी साइन थीटा बैकवर्ड। तो इस पे पीछे फोर्स लग रहा है नेट एम जी साइन थीटा और नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा बैलेंस हो रखे हैं। तो जिधर फोर्स हो उधर ही इसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा और वो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास से जी साइन थीटा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है थीटा कांस्टेंट है तो जी साइन थीटा भी कांस्टेंट हो गया। ये हो गया एक यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन, जिसमें पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऊपर लॉन्च किया है और ए हो गया उसका रिटार्डेशन। तो साफ साफ पता है कि धीरे धीरे अपन को रिजल्ट भी पता है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी यू हो, एक्सेलरेशन अपोजिट में हो, तो धीरे धीरे ये रिटार्ड होता जाएगा और फाइनली रुक जाएगा। और रुकने से पहले चली हुई स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होती है इसके लिए, यू स्क्वायर अपॉन 2 है। थर्ड इक्वेशन से निकाल भी सकते हैं अपन। तो यहाँ जो x है हमारे पास दैट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2a और a की वैल्यू है जी साइन थीटा। क्लियर। और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पहले जब ये थीटा 60 था तो डिस्टेंस आई x1 और जब इंक्लिनेशन को डिक्रीज करके 30 कर दिया, बाकी सबको सेम रखा है, सेम वेलोसिटी रखी है, तो ये आ गया x2, x1 रेशो x2 पूछा है। अब स्पीड सेम है, g तो कांस्टेंट है ही, तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो यहां से x1 y x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x1 बाई x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x1 की वैल्यू तो यहां से आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा 1 और x2 की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन में 2g साइन थीटा 2। यू स्क्वायर अपॉन 2g से यू स्क्वायर अपॉन 2g कैंसिल, तो दिस रेशियो विल बी साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। बस अब वैल्यू रखनी है, तो x1 रेशो x2 आ जाएगा साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 1। पहले था ये एंगल 60 डिग्री, बाद में डिक्रीज करके 30 किया गया है। साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 रेशो √3 विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन।
उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बार जरा मैं हल्का सा एक केस रिवाइज कराता हूँ आपको कि ये मान लो एक रिवर है जिसमें रिवर वाटर फ्लो कर रहा है, और जिस रफ्तार से रिवर फ्लो कर रही है वो वेलोसिटी है मान लो आपके पास वी आर। वी आर क्या है? जो वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर? अब बोट की स्टिल वाटर में रफ्तार, या बोल दो वाटर के रेस्पेक्ट में रफ्तार, वो है मान लो बी आर। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। तो यहां से अगर मैं देखूं तो बी आर कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है, तो रिवर के रेस्पेक्ट में अगर बोट मान लो किसी डायरेक्शन में चलेगी, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए मान लो आपसे बोल दिया कि रिवर के रेस्पेक्ट में बोट इधर जा रही है, अब तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखने के लिए रिवर की वेलोसिटी भी उसमें ऐड कर देंगे, तो रिजल्टेंट आ जाएगा इधर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्लियर? अब इसमें कई केस बनते हैं। अगर मान लो हम चाहते हैं कि ये हमारे पास ये बोट है और ये मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करे, तो मिनिमम टाइम के लिए क्या केस बनता है हमारे पास? मिनिमम क्रॉसिंग टाइम के लिए कंडीशन क्या है कि जो पूरा का पूरा बी आर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये रिवर बैंक के परपेंडिकुलर देना होता है। ठीक है, यहीं पे अगर बोला जाए कि मिनिमम शिफ्ट चाहिए, मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए, क्योंकि अगर मान लो यहाँ से अगर की एक्स में वेलोसिटी हुई अलोंग द रिवर बैंक, वेलोसिटी अगर हुई तो ये एग्जैक्ट अपोजिट पे पहुंचने की बजाय थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे पहुंचेगा, वो ड्रिफ्ट आ जाएगी। तो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट अगर मिनिमम चाहिए तो उसके भी दो केस होते हैं। कौन कौन से? ड्रिफ्ट के भी मिनिमम होने के हमारे पास दो केस आते हैं कि रिवर मान लो इधर फ्लो कर रही है, तो ड्रिफ्ट मिनिमम होने के भी दो केस है। पहला कि जब बोट की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर ज्यादा हो बी आर से, रिवर की वेलोसिटी से, जब बोट की रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ज़्यादा हो रिवर से, और दूसरा जब बोट कमज़ोर हो, रिवर पावरफुल हो। तो जब रिवर पावरफुल हो तब हमारे पास ड्रिफ्ट जो है वो मिनिमम हो सकता है, वो जीरो नहीं हो सकता। मिनिमम मिलेगा बट जीरो नहीं मिलेगा एक पर्टिकुलर एंगल पे, कि मान लो रिवर इधर फ्लो कर रही है तो इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर से यहाँ से थीटा एंगल पे वी आर दोगे तो ड्रिफ्ट हमारे पास मिनिमम मिलेगा, जहाँ साइन थीटा की वैल्यू होगी कम, लो वैल्यू अपॉन में ज़्यादा वैल्यू। सीधा रिजल्ट काम में ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जब बोट रिवर पावरफुल होगी तो ड्रिफ्ट मिनिमम मिल सकता है एक पर्टिकुलर थीटा पे, जीरो नहीं मिलेगा। लेकिन जब बोट पावरफुल होगी तो इस परपेंडिकुलर से किसी थीटा एंगल पर अप स्ट्रीम की तरफ, जहाँ थीटा की वैल्यू होगी कम अपॉन ज़्यादा, यहाँ अब कम वी आर हो गया तो वी आर अपॉन बी आर आएगा ये थीटा। तो इसके केस में जब बोर्ड पावरफुल हो जाएगी तो यहाँ ड्रिफ्ट भी जीरो हो जाएगी और हमारे पास बोर्ड जो है वो जस्ट अपोजिट बैंक पे पहुंच जाएगी। क्लियर? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, इफ द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड, रिवर की जो वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, और स्टिल वाटर में स्विमर की रफ्तार, बोट का काम है स्विमर कर जाएगा। स्टिल वाटर में रफ्तार मतलब देखो वीवीआर की पहचान कैसे होगी, अगर तुमसे कह दे स्टिल वाटर में रफ्तार तो वो रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर होती है, या बोल दे इंजन की वजह से, कैपेसिटी की वजह से रफ्तार। ठीक है, अगर आपसे बोल दे स्टिल वाटर में रफ्तार या इंजन की कैपेसिटी की वजह से रफ्तार, या बोल दे कि वो इधर मोड़ना चाहता था, वांट टू रो द बोट, वांट टू स्विम, तो उधर वीवीआर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा स्टिल वाटर में रफ्तार मतलब वीवीआर आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रिवर से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, अगर ये साउथ बैंक पे खड़ा हुआ है, इधर ईस्ट हो जाएगा,
ये नॉर्थ बैंक हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। तो क्या बोला है, एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। देखो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब मिनिमम डेविएशन रखना चाहता है, और बोट भी ज़्यादा पावरफुल है रिवर से, तो डेफिनेटली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ पे। और कब पहुंचेगा, जब ये अपना बीबीआर जो है वो अपस्ट्रीम की तरफ यहाँ से किसी नॉर्थ से किसी थीटा पर दे, और उस साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास, कम अपॉन ज़्यादा। अभी ये ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है, तो यहाँ वी आर कम है और बीबीआर ज़्यादा है। तो आपसे पूछा है कि नॉर्थ के रेस्पेक्ट में किधर चलाना चाहिए, सीधा सीधा यही थीटा पूछ लिया जो अपन ने ले रखा है। तो रिवर की वेलोसिटी 10, रिवर की रेस्पेक्ट में स्विमर की वेलोसिटी 20, दिस इज 1:2, तो थीटा आ गया 30 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ जो स्विमर को नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, स्विम करना चाहिए, तो 30 डिग्री वेस्ट की तरफ फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles of radius RA and RB। क्या कहा है आपसे कि एक सर्कल है RA रेडियस का और दूसरा इसी के कंसेंट्रिक सर्कल है RB रेडियस का। दो पार्टिकल A और B इनमें घूम रहे हैं, रेस्पेक्टिवली उनकी रफ्तार भी दे रखी है, इसकी स्पीड है VA और इसकी स्पीड है VB। और ये दे टाइम पीरियड देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज द सेम, उनका टाइम पीरियड सेम है। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला हुआ तो वो होता है 2π/ω, या स्पीड की फॉर्म में कहूँ तो 2π रेडियस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम पीरियड सेम है तो गारंटेड ओमेगा सेम होगा हमारे पास, क्योंकि ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। टी सेम है तो ओमेगा भी सेम। और आपसे इसी का रेशो पूछा तो टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा का रेशो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा सेम होने की वजह से 1:1 होगा। ये स्पीड और रेडियस केवल पागल बनाने को दी है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x and y coordinates of the particle at any time t are given by this, x is this, y is this, where x and y are in meter and t is in second। तो एक्सेलरेशन बताना 2 = 2 सेकंड पे। सीधा सीधा रिलेशन लगा देते हैं, पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन करने पे एक्सेलरेशन मिलता है। तो x में पोजीशन दे रखी है अपन को 5t - 2t², y में पोजीशन दे रखी है 10t। एक बार डिफरेंशिएशन करते तो यहाँ से x में वेलोसिटी मिल जाएगी 5 - 4t, और यहाँ से y में वेलोसिटी मिल जाएगी 10। अपन से एक्सेलरेशन पूछा, एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका 0 ये हो जाएगा -4, इधर आ जाएगा 0। तो y में एक्सेलरेशन तो 0 है और x में कांस्टेंट है, तो नेट एक्सेलरेशन केवल x में एक्सेलरेशन के ही बराबर हो जाएगा -4। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए एच 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे रखा है, नेट एक्सेलरेशन दे रखा है। पार्टिकल मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस। तो आपसे पूछा स्पीड कितनी होगी इस टाइम पे। देखो एक्सेलरेशन के ना सर्कुलर मोशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है अलोंग द टेंजेंट और एक होता है टुवर्ड्स द सेंटर। अगर मैं कंपोनेंट लूँ ए का, तो एक तो इधर आ जाएगा 80, दैट इज a sin 30, और ये एक आ जाएगा AC टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज a cos 30। अपन को स्पीड निकालनी है, सीधा सीधा सेंट्रीपिटल का रिलेशन लगा लेता हूँ मैं। सेंट्रीपिटल है a cos 30 और सेंट्रीपिटल कितना होता है हमारे पास, दैट इज v² रेडियस। जैसे साफ साफ स्पीड की वैल्यू आ रही है AR cos 30 का रूट। अब रखते हैं वैल्यू। एक्सेलरेशन दे रखा है टोटल 15, रेडियस है 2.5 की जगह मैं 5/2 लिख लूँ इसको। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं जरा इसको। तो ये कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट में, एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। ये दे रखा है 15, रेडियस है 2.5, ओके। तो 15 cos 30, ओके 15 cos 30 = v²/r। ये हो जाएगा AR cos 30, ए की वैल्यू 15 है, R 5/2 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। तो 2 तो आ गया बाहर, ये हो गया हमारे पास 75। 75 को मैं लिख लेता हूँ 25 × 3, तो ये आ गया 5/2 अंडर रूट में 3√3। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 3√3 कितना हो जाएगा देखिए
5/2 को लिख लेते हैं 2.5 इंटू 3, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 3 इंटू √3, ये वैल्यू आ रही है लगभग हमारे पास 5.2। इसका भी रूट करते हैं तो 5.2 हमारे पास ये आएगा 2.28 के अराउंड। तो फर्दर ये वैल्यू हो गई हमारे पास 5.7 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड रही होगी। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है सबको ये पार्ट समझ में आया होगा। बाकी इसके आगे के जो क्वेश्चन है हमारे पास 2016 एंड प्रीवियस, इनको अपन इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड लक सभी को। थैंक यू।